हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आज 1 मार्च है और 1 मार्च को आपको क्या है, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट का मुझे आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कराना है। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है बच्चों। इसमें वो हर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दूंगा जो एग्जाम रिलेटिव है, और तो और पूरा जितने भी हमारे टॉपिक होंगे सारे टॉपिकों से होता हुआ मैं गुजरूंगा। हालांकि एक ये अलग बात है कि मैं आपको क्या करूंगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, बजाय उसको ज्यादा बेटर मतलब ज्यादा लंबा खींचने के। कहने का मतलब है 2 से 3 मिनट एक टॉपिक पे हम टाइम देंगे और जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर ज्यादा मैं लेक्चर को 8 5 6 घंटे का खींच लूंगा तो फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि हर दिन आपको 8 घंटे देने हैं, तो बच्चों आज पहला दिन है 1 मार्च, और आज का हमारा जो काम डाउन है, जो शेड्यूल है, वो स्टार्ट होता है बच्चों। आज जैसा कि आपके गुरुजी ने आपको बताया था, जिन भी भैयाओं ने मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तुरंत जाएं साइंस कॉमरेड फिजिक्स 1 तारीख से 5 तारीख का स्ट्रेटेजिक वीडियो। तो बच्चों 1 मार्च है आज, और 1 मार्च को आपके गुरुजी ने क्या कहा था, आपको केवल और केवल 17 मार्क्स की स्टडी करनी है। आज हम 17 मार्क्स लेके जाएंगे बच्चों इस वीडियो से। कहने का मतलब है आपको पढ़ना क्या है बच्चों, आज जो है आपके गुरुजी आपको क्या कराएंगे, आपको आपके गुरुजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर, पहला चैप्टर है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। दूसरा चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले होंगे, जितने भी डेरिवेशन है, सब आपके गुरुजी बताएंगे। हालांकि प्रूफ तो नहीं करवाएंगे, लेकिन बताएंगे कि फॉर्मूला क्या है। और तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट से होते हुए चलेंगे, तीनों चैप्टरों को खत्म करेंगे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके गुरुजी इस बोर्ड पे ना लिखाएं। हर चीज का फॉर्मूला, हर चीज बताऊंगा कि कैसे। हालांकि वो आपको पता है कि 2 3 घंटे की ये वीडियो है, तो इसमें डेरिवेशन एक एक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर डेरिवेशन है, इसको आप क्या है एनसीईआरटी से डेरिवेशन को करें अपनी कॉपी में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर मांग के मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में भी किया था बच्चों। अब मैं आपसे आता हूं, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो बच्चों पहला चैप्टर स्टार्ट, 1 मार्च का सिनेरियो स्टार्ट। बच्चों हमारा काम डाउन स्टार्ट हो चुका है, 17 नंबर आज हम खत्म करके जाएंगे बच्चों, बस मुझ पे बिलीफ रखना। खत्म। तो बच्चों हेडिंग डाली, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले बच्चों चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले चार्ज, तो आपको पता है कि अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से क्या है जनरेट होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होता है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, सपोज करो ये मैंने क्या है, ये दोनों हाथ है मेरे, अगर मैं क्या करता हूं इन दोनों को रबिंग कराता हूं, तो आप देख पाओगे कि कुछ समय बाद क्या है, दोनों हाथों पे हमें ऐसा महसूस होगा जब पास लाएंगे तो ये क्या है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, कहीं ना कहीं क्या है, हमने जब भी दोनों हाथों को जब रब किया तो इसके अंदर फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस हुए, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। इसी के कारण हमारे जो हाथ हैं अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुए। तो बच्चों चार्ज को डिफाइन कर लेंगे आप, बिल्कुल। चार्ज वो प्रॉपर्टी है,
क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी है करंट की जो करंट मतलब टाइम के साथ फ्लो होती है। तो सीधी सी बात है बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो बच्चों क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट पूछ लेता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? जल्दी जल्दी हम देखते हैं। तो बच्चों, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या है? अनलाइक चार्ज। तो बच्चों अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट नेचर के चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि बच्चों अगर बात करूं लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो ये लाइक चार्ज हैं। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चों? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी आप अपने नोट्स में डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज वो होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बराबर चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वैल्यू होती है। 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो बच्चों याद रखना, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है चार्ज की? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन बोल दूं तो क्या गलत बोल रहा हूं? ना, हमारे गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज है, और वो प्रोड्यूस कहां से होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। दो चीजों को रब कराया, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यही चार्ज है बच्चों। तो बच्चों दो प्रॉपर्टी क्लियर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इन दोनों प्रॉपर्टियों को बच्चों जल्दी से लिखो, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूं। तो बच्चों चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो बच्चों चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे है? बच्चों क्वांटाइज्ड का मतलब होता है अगर चार्ज जाएगा तो पूरा जाएगा, आधा पादा नहीं जाएगा। जैसे सपोज करो बच्चों, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। अगर मैं क्या कह रहा हूं, बी बॉडी और ए को मैंने रब करा दिया, रब करा दिया ए और बी को। सपोज करो ए पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, बी पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होगा, तो ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ नेगेटिव का होगा। क्यों? पहले बॉडी दोनों अलग थी, न्यूट्रल, अब भी न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये 2 इंटू जाता बच्चों, प्लस का 2 इंटू, तो यहां पर क्या हो जाता? माइनस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। कहने का मतलब है आधा पादा चार्ज नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ का क्वांटाइज्ड, मतलब मल्टीपल इंटीजर। तो बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये भी कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज को बताने की कोशिश करी थी। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? चार्ज। Q की वैल्यू क्या है? इंटीजर, इंटीजर है बच्चों, इंटीजर 1 2 3 4। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो बच्चों नोट करो इसको अच्छे से, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतने चार्ज प्रोड्यूस होंगे कि नहीं। तो ये जो इंटीजर वैल्यू है ये इंडिकेट करेगी कि चार्ज जाएगा तो पूरा जाएगा, आधा पादा नहीं जाएगा। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब आप कह रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? इसका मतलब है बच्चों, आपको अगर मैं बता दूं एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यही क्या होता है बच्चों? चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroy, nor be destroy. It can transfer from one body to another body. तो बच्चों ये है चार्ज की कंजर्व। तो ये 4 प्रॉपर्टी हुई बच्चों। 5वीं प्रॉपर्टी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज की कोई भी 5 प्रॉपर्टी लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। मुझे नहीं लगता पहला क्वेश्चन आपको टैकल नहीं हुआ हो। तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टी आपके गुरुजी ने बता दी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों चार्ज स्केलर है। कैसे स्केलर है? अगर मैं बात करूं बच्चों चार्ज की, चार्ज कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 3q बोल दिया। इस वाले में मैंने प्लस 2q प्लस 4q प्लस x, तो इस x को फाइंड करो। तो बच्चों ये क्या है, चार्ज जैसा है ऐसे ही क्या हो जाता है, एड। तो चार्ज इज स्केलर। स्केलर का मतलब है चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, जैसा है उसी के साथ ऐड हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे स्केलर, 2 शब्द होते हैं बच्चों, क्लास 11th में आप पढ़ते हो, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, जो केवल मैग्नीट्यूड दे बच्चों। अगर वेक्टर की बात करूं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे। कहने का मतलब है बच्चों, अगर मैं क्या करूं, ए को बी के इक्वल कर दूं तो ये मुझे x मिल जाएगा। और इसकी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव के साथ सपोज करो या नेगेटिव के साथ आ जाए, ये पॉजिटिव के साथ जो भी है, तो देखो क्या आएगा, प्लस क्यू प्लस 2q माइनस 3q इज इक्वल टू बी प्रॉपर्टी प्लस 2q प्लस 4q प्लस x। तो बच्चों क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, यहां से प्लस 3q माइनस तो 0 प्लस 2q प्लस 4q, तो x क्या आ गया माइनस 6q। तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी है, आंख मीच के एडिटिव हो जाती है। जैसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज। तो ये थी बच्चों चार्ज की 5 प्रॉपर्टी। तो आपको चार्ज क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि चार्ज किस चीज का क्या आपदा का नाम है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब चलते हैं बच्चों आगे। चार्ज के बाद क्या पढ़ते हैं बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम्बिक लॉ, कूलम्ब्स लॉ बच्चों, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। तो बच्चों ये होता क्या है बच्चों, सिंपली अगर मैं बात करूं आपसे, आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल। तो वो 2 मास के बीच में होता था बच्चों, 2 बड़े बड़े, जैसे पृथ्वी है और सन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्या होता था बच्चों, क्लास 11th में सभी पढ़ के आए, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों जो कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो 2 चार्ज के बीच में है। कहने का मतलब है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बस कहानी यहां पर ये हो जाएगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहां पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो क्या था बच्चों, वो 2 बड़े बड़े मासों के बीच में था, m1 m2। यहां पर केवल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, जो क्या था, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। केवल और केवल अट्रैक्शन था बच्चों, यहां पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट भी था, अट्रैक्टिव पावर थी, अट्रैक्शन था। लेकिन बच्चों चार्ज के आपको पता है, चार्ज लाइक भी हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं बच्चों, और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपको पता है रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इस पे 1 पे लगा रहा होगा 2 और 2 पे लगा रहा होगा 1 बाहर की साइड। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। अगर बच्चों यहां पर मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर क्या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस पे फोर्स लगा रहा होगा 1 पे कौन, 2 अट्रैक्टिव, ये फोर्स 2 पे 1 अट्रैक्टिव। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव है तो बच्चों ये भी रिपेल कर रहे होंगे, ये 1 पे 2 लगा रहा है और
2 पे 1 लगा रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर, ये कुछ डिस्टेंस होगा बच्चों। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। सबसे पहली कंडीशन कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक लॉ में क्या अंतर है बच्चों। पहला अंतर ये है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था बच्चों केवल और अट्रैक्टिव था, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक लॉ है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये पहली बात, ये Q1 Q2 पहली बात तो कंसीडरेशन है, एक डिस्टेंस दूर रही है r, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, ये बता चुका हूं, हालांकि मैं अभी बता दूंगा। तो बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज कर लो दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने कंसीडर कर लिए, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये 1 पे 2 की वजह से और 2 पे 1 की वजह से। बच्चों ये होते क्या है, जो फोर्स है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट के, और बच्चों जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के, जो डिस्टेंस है। एक्चुअल में बच्चों ये डिस्टेंस याद रखना 10⁻⁻15 यानी 1 फर्मी मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का हुआ तो कभी भी कूलम्बिक लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी कैपेबल नहीं होगा। अब आपको लगा तो लेते हैं 2 kg 4 kg, इनके लिए बॉडियों के लिए लगा तो ले लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट बॉडियों के बीच में ही होना चाहिए। हमें क्वेश्चन देते हैं तो टैकल कर लेते हैं। तो बच्चों F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोडक्ट के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसी से इसका नाम पड़ जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ से दोनों ही लॉ जाने जाते हैं, GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों उसको सही कर लेना। तो बच्चों यहां से क्या फॉर्मूला बन के निकलता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इस के को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कहते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं Q1 Q2 की बात करूं तो बच्चों ये है चार्ज। अगर R की बात करूं तो बच्चों ये है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुका होगा। इसको नोट करें बच्चों जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 3 नंबर में आता है तो कैसे कैसे आप पहले तो ये करोगे देन लिखोगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली। तो जो कूलम्बिक लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली। ये तभी एप्लीकेबल होगा, पहला पॉइंट, इफ चार्जेस आर ऑफ पॉइंट साइज के जब चार्ज होंगे तभी ये एप्लीकेबल है। लेकिन लगा कहीं पर भी देते हैं, लेकिन लिखवाना जरूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन two charges is not more than 1 फर्मी। 1 फर्मी क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है बच्चों, अभी बताऊंगा इसका भी मतलब। चौथा, इट इज सेंट्रल फोर्स। तीसरा, तो यही 3 इंपॉर्टेंट थी वैसे तो। इट इज सेंट्रल फोर्स। चौथी प्रॉपर्टी, इफ थर्ड चार्जेस प्रेजेंट so they presence does not affect electrostatic force। अगर कोई दो चार्ज पहले से है Q1 Q2 और Q3 आ जाता है तो Q3 के आने से Q1 और Q2 पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? नहीं पड़ेगा,
Q3 का जो काम होगा वो अपना होगा, Q1 Q2 से उसे लेना देना नहीं है। चारों के चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखने। अगर कूलम्ब लॉ को 3 पॉइंट अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो पहले ये 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, देन उसके बाद आपको वो लिखना पड़ेगा जो मैंने पहले लिखा था। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कूलम्ब लॉ को। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं F = KQ1 Q2 अपॉन R²। बच्चों ये मैंने आपको बता दिया था। बच्चों होता क्या है ये F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो बच्चों अगर मैं क्या करूंगा, K की बात करूंगा तो K का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε होता है, डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं बच्चों K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्रिस्टल क्लियर। तो K की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹। अगर बच्चों यहां से मैं बात करूं आपके लिए, ये तो होता है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में। अगर बच्चों मैं बात करूं फॉर एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम की, वैक्यूम फ्री स्पेस में क्या हो जाएगा, तो ये जो K का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4πε0। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है 1/4πε0। तो बच्चों ε0 की वैल्यू जो है ये निकल के आती है 8.85 × 10⁻⁻12। और देख लेना बच्चों अच्छे से, यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट यहां से निकाल लेंगे बच्चों। K की यूनिट निकलवानी है तो K क्या हो जाएगा, F² Q1 Q2। बच्चों फोर्स की यूनिट जानते हो आप, न्यूटन। R रेडियस की जानते हो, मीटर स्क्वायर। चार्ज की जानते हो, कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गई K की यूनिट। तो बच्चों K का इनवर्सली है और ε0, और ε0 है क्या बच्चों, ε0 है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए है या वैक्यूम के लिए। इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। इसको यूनिट को उल्टा कर दूं बच्चों, बिल्कुल, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। और अगर बच्चों इसकी बात करूं तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ऑफ एनी मीडियम। तो बच्चों ये था हमारा कूलम्ब लॉ। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कूलम्ब लॉ बच्चों। अब आ जाते हैं आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल हैं वो आसानी से कूलम्ब लॉ पर नहीं आते, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिला के आते हैं। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, बच्चों एक बार मैं वीडियो देख लूं अच्छे से चल रही है कि नहीं। बिल्कुल सही चल रही है बच्चों, 22 मिनट हो भी गई हैं, अभी 2 ही चीज पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे बच्चों। अब आ जाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमें कोई ज्यादा वो करना नहीं है बच्चों, एक दिन में हमें 8 घंटे देने हैं बच्चों आपको। और एक यूनिट अगर हम 3 चैप्टर पहले आज के दिन में खत्म कर लेंगे ना बच्चों, 17 नंबर, जो बच्चे फेल हो रहे थे वो 6 नंबर और लेके पास हो जाएंगे 23 पे। तो 17 नंबर आज फिक्स करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरुजी पे आपको विश्वास रखना है, पेपर देने के बाद आप आओगे यही चीजें आपको मिलेंगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो बच्चों अब आ जाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल उससे पहले बच्चों उससे पहले क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं है बच्चों, वेक्टर फॉर्म सिंपल है। इसमें थोड़ा सा बस जस्ट आइडिया जनरेट करूंगा। इसको न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ। बच्चों इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा, बस आपको पॉइंट आउट दूंगा। जिस भी भैया को डेरिवेशन चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, जिस भी भैया को डेरिवेशन चाहिए वो क्या है, मेरी इंस्टा आईडी साइंस कॉमरेड पर मुझे डीएम कर दे बच्चों, और मैं व्हाट्सएप नंबर मांगूंगा आपका और मैं तुरंत से नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों।
समझ गए जिस भी भैया को। तो मैं डेरिवेशन बच्चों कराने का टाइम नहीं है, नहीं मैं कराता। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्टों को होते हुए चलेंगे। तो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन का थर्ड लॉ। बच्चों अगर मैं बात करूं यहां से होता क्या है, दो चार्ज Q1 Q2, अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर करता हूं दोनों को, दोनों के बीच में r डिस्टेंस, यहां से मुझे बताओ 1 पर 2 फोर्स लगा रहा होगा और 2 पे 1 फोर्स लगा रहा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म को, कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें बच्चों, इस बार डायरेक्शन को देखते हुए, मैं आपको बता चुका हूं दो कंसीडरेशन है बच्चों, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर की अगर बात करें तो बच्चों तीन चीज, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, प्लस डायरेक्शन होगा, और उसके साथ साथ याद रखना वेक्टर के एलजेब्रिक लॉ को भी फॉलो कर रहा हो, एलजेब्रिक रूल को भी। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ा। तो बच्चों इसको मिटा देता हूं, ये बताना जरूरी था मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर वेक्टर बहुत बार आएगा तो यहीं पे बता दिया। तो बच्चों अब होगा क्या, मुझे क्या करना है, अगर मैं F12 की बात करूं, फोर्स ऑन 1 2 2 2, तो बच्चों अगर इसको निकाल लूं तो ये अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों यहां क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां क्या आ जाता है आर कैप। तो जो ये कैप है, जो जिस पर कैप है, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1 बच्चों, और जो ये है डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करता है, केवल डायरेक्शन देता है। और बच्चों इसका सिंबल है, इसको हम एन कैप से इंडिकेट करते हैं, किसी भी चीज पे कैप आ जाए। जैसे सिंपल कार्टेशियन फॉर्म बना रहे हैं आपके गुरुजी, एक्स वाई जेड, तो ये अगर एक्स में बात करूं तो ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, और ये के कैप हो जाएगा जेड में। एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, और जेड में के कैप। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन देता है केवल। अगर मैं इस वेक्टर को खोलूंगा तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन में मोड, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला बच्चों। एक मिनट बच्चों मैं ये देख लेता हूं कि ये आ रहा है कि नहीं बोर्ड में। तो बच्चों सही से बिल्कुल आ रहा है, ये चलते हैं आगे, बिल्कुल सही चल रहा है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप थोड़ा दिमाग में डालो, एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन में मोड। हालांकि क्लास 11th के जो भैया के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे वो सब जानते होंगे, इस चीज को नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आपके गुरुजी ने जल्दी से इसको कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करा दिया। तो बच्चों F12 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर में मोड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर। समझ गए बच्चों, तो ये 1 2 है, ये भी 1 2 हो जाएगा। डन बच्चों, तो ये था F12। अगर मैं बात करूं बच्चों F21 की, तो F21 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मुझे जरूरत ही नहीं है निकालने की, आप खुद बता दोगे। तो बताओ जल्दी से बच्चों, F21 वेक्टर की बात करूंगा तो क्या होगा। तो कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में भी क्रिस्टल क्लियर हुआ F21। तो F21 की बात अगर बच्चों करूंगा तो क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, आर कैप। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, ये 21 था बच्चों, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, R21 वेक्टर अपॉन आर, तो ये क्या हो गया आर क्यूब। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो ये क्या हो गया, वो और ये दोनों एक चीज दिख रही होगी, उधर 1 2 था, इधर 2 1 है। तो बच्चों F12 क्या हो गया, F21 के इक्वल हो गया। तो बच्चों ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव। तो ये अगर मैं क्या कर रहा हूं, दीवार में घूसा मारता हूं तो मेरे भी तो लगती है एक्शन रिएक्शन। सपोज करो हम सब खड़े हैं, कोई लड़की गुजर रही है, या हम लड़की हैं, मतलब लड़कियां खड़ी हैं और कोई लड़का गुजर रहा है, एक बैट लगी कि इस लड़की को प्रपोज मारना है, तो लड़की को भेजा। अब उसने लड़की को बोला, तो लड़के ने थप्पड़ मारा खींच के, तो लड़की भी थप्पड़ मारेगी। तो वो क्या, एक्शन रिएक्शन। प्रपोज मारा है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, दिल पे मत लेना, बस थोड़ा सा हंसी मजाक की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। हालांकि बोर नहीं होंगे, क्योंकि इस समय पैनिक सिचुएशन है और एक एक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ,
एक्शन रिएक्शन फोर्स भी। अब आ जाते हैं बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, याद रखना जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब लॉ के जो भी क्वेश्चन है उनको टैकल करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। सपोज करो बच्चों ये मैं हूं Q और ये आप लोग हो, कोई Q1, कोई Q2, कोई Q3, कोई Q4। जैसे मैं बच्चों अपने घर पे कोचिंग पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं हूं Q। अब मेरे सपोज करो 4 भैया मुझसे पढ़ते हैं, 6 भैया मुझसे पढ़ते हैं या 10, सपोज आप ही को ले लेता हूं, मैं आपका हूं गुरुजी। मैं हूं ये Q, आप हो ये Q1, Q2, कोई तीसरा Q3, Q4, Q5। मैं बहुत सारे चार्जों से सराउंड हूं बच्चों। मुझे बताओ आप सब जितने भी जो सराउंड कर रहे हैं मुझे, जितने भी चार्ज हैं Q6, Q7, Qn सो ऑन, जितने भी चार्ज सराउंड कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताओ, मैं क्या फिजिक्स का पेपर लिखूंगा क्लास 12th का? ना, आप लिखोगे। मुझे बताओ अगर मुझे परसेंटेज मुझे बतानी है अपनी कि मेरी परसेंटेज कितनी बनेगी, तो आप सबका वेक्टर सम करूंगा कि कोई, जैसे सपोज करो मैंने 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 10 बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं ये हूं, 10 बच्चों ने मुझे सराउंड कर रखा है, मैं तो एग्जाम में बैठूंगा नहीं, आप बैठोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पे फोर्स मारूंगा। जैसे सपोज करो वेक्टर सम के साथ ये है, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, F1 मैं 0, मैं O बोल दिया, F12, F20, F30, F40, तो मैं क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया तुम सबका। मतलब ये है एल्जेब्रिक सम, मतलब वेक्टर सम तुम सब चीजों का वेक्टर सम हो गया। जैसे क्वेश्चन टैकल करने की बात आती है ऐसे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ आया होगा कि जो गुरुजी हैं, एफ नेट क्या है, वेक्टर सम है जितने भी जो चार्ज सराउंड कर रहे हैं। Q net is equal to the vector sum of charge surrounded by it, charge surrounded by it। कहने का ये मतलब है जो Q नेट है, मैं जो हूं, मैं कब मिलूंगा, जब आपके वेक्टर के साथ आपका वेक्टर सम में जो भी चार्ज सराउंड कर रहे हैं मुझे, वो मैं निकाल लूंगा। जैसे मैं QO हूं बच्चों, आप Q1, Q2, Q3, तो बच्चों O, इस पे भी ये भी पढ़ तो मुझसे ही रहे हो बच्चों, तो इस पे जो मैं चार्ज लगा रहा हूं Q0, Q1, वो Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, समझ रहे हो? तो ये मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। तो जो F नेट, Q नेट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ चार्ज सराउंडेड बाय इट। तो F नेट कितना होगा, द F नेट वेक्टर सम ऑफ चार्ज सराउंडेड बाय इट। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो तुम सबका वेक्टर लग रहा होगा। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़े न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए काम आता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा दूं, सिंपल सी बात कर दी मैंने, क्या कर दिया, एक ट्रेंगल ले लिया, इक्वेटोरियल ट्रेंगल आर आर आर, यहां पर प्लस क्यू रख दिया, यहां पर भी प्लस क्यू रख दिया, यहां पर भी प्लस क्यू रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फोर्स ऑन, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। अब मैं बोलता हूं एफ नेट ऑन फोर्स, एफ नेट निकालो ऑन सी। तो बच्चों कैसे निकालोगे, तो ये अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं पढ़ते तो आप नहीं निकाल पाते। तो बच्चों सी पॉइंट पे निकालना है, कैसे निकालोगे मुझे बताओ। एक ही वजह से क्यू पे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो मुझे बताओ एक ही वजह से क्यू पे क्या चार्ज लग रहा होगा, फोर्स ऑन, इसको मैं ए है, ये बी है, तो सी पे फोर्स लग रहा होगा एक ही वजह से बच्चों। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या कर रहा होगा, रिपल्सन, तो ये बाहर की तरफ गया। मुझे बताओ इस पर इसकी वजह से भी तो लग रहा होगा प्लस क्यू, फिर से रिपल्सन, ये भी, तो सी पे किसकी वजह से लग रहा है बच्चों, बी की वजह से। मुझे बताओ ये 60 है बच्चों, तो ये भी 60 होगा। अब मुझे बताओ एफ सी बी कितना होगा, तो एफ सी बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो सी पर किसकी वजह से, बी की वजह से। कहने का मतलब मैं ये हूं, ये एक स्टूडेंट, तो मुझ पे क्या होगा, तुम दोनों का वेक्टर सम। तो बच्चों एफ सी बी, बी की वजह से मुझ पे क्या होगा,
तो क्या है के क्यू, क्यू मुझ पे, क्यू इस पे, क्यू स्क्वायर अपॉन बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूंगा बच्चों। दूसरा, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस सिंपल से ही कराने हैं मुझे। सिंपल ही क्वेश्चन आपको आएंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इससे ज्यादा आएंगे नहीं। कहीं 4 4 6 6 वाले कर रहे हैं, कोई फायदे के नहीं है। मैं जो बता दूंगा वही आएंगे जस्ट। अब अगर मैं बच्चों बात करूं, एफ सी बी हो गया, अब एफ सी ए को देखो, इसके भी क्यू, इस पे भी क्यू, तो बच्चों फिर से आर डिस्टेंस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। दोनों के बीच में 60 है, आप जानते हो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, वैल्यूओं को पुट कर दो। मुझे बताओ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, लेट बी एफ लिख दूं, तो ए बी एफ बी बी एफ। तो ये ए वेक्टर बच्चों, ये बी वेक्टर, ये 60। तो मुझे बताओ एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, तो एफ स्क्वायर बोल दूं फिर से, cos 60। cos 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये होती है शायद 1/2 cos 60 की वैल्यू। चेक कर लो बच्चों। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin 30 छोटा बड़ा 1/2 ही होती है बच्चों। डन बच्चों। तो मुझे बताओ 1/2, तो ये क्या आ गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये 2 3 एफ, तो एफ अंडर रूट 3। आंसर आ गया बच्चों आर एफ अंडर रूट 3। एफ की वैल्यू पुट कर दो, एफ अंडर रूट 3 आ गया रिजल्टेंट। एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 3। आंसर भी निकाल दिया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, 2 सेकंड में मैंने ही 1-2 मिनट में लिया होगा, तो आप तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों इससे अगर थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन की बात कर लूं, तो ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर आ जाएगा, उसको भी मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो वेक्टर सम आप समझ गए होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको केवल न्यूमेरिकल के थ्रू समझा जा सकता है बच्चों। तो अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये कर देगा, इस पर पूछ लेगा। सपोज करो यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, या इनको चेंज कर देगा। अब यहाँ पर ए बी सी डी बोल देगा, सी पे चार्ज बताओ। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक चीज इंक्लूड हो जाएगी बस, सबके बीच में आर डिस्टेंस, यहाँ इसकी वजह से रिपल्सन, इसकी वजह से रिपल्सिव, और एक इसकी वजह से और आ जाएगा बच्चों, जो क्या ये डायगोनल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वजह से। तो ये भी आ जाएगा बच्चों। तो अब क्या करेंगे, पहला ये फर्स्ट F1, इसको F2 निकाल लेंगे, इसको F3। तो बच्चों F1 और F2 का एक रिजल्टेंट आएगा, उसको F3 के साथ जोड़ देंगे। तो ये भी मैंने बता दिया बच्चों। और एक आध क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए होंगे आप, हालांकि कराई होगा एक क्वेश्चन, ये भी आ जाता है बच्चों, क्वाड प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सेंटर पे पूछे, तो इसका तो सीधा सीधा बच्चों 0 होगा। ध्यान रखना, ये आर, ये आर, ये आर, ये एफ इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसको बाहर निकाल लेंगे, एफ एफ एफ। समझ गए बच्चों। तो मुझे बताओ ये कितना एंगल होगा, इधर बीच में 120 120 120। तो बच्चों इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो इधर, तो ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर 0 हो जाएगा। डन बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनके बाहर नहीं जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की आज के गुरुजी ने आपको समाप्त कर दिया। अब चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से इंडिकेट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है द अमाउंट ऑफ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। बच्चों याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बार क्वेश्चन आया, वेक्टर क्वांटिटी है, कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सपोज करो मैं ये सोर्स चार्ज हूं बच्चों, मैं ये हूं सोर्स चार्ज, भंडारा है चार्ज का। अगर आप क्या यहां पर खड़े हो, तो आप क्या बहुत छोटे नौसिखिया चार्ज, आप बहुत छोटे नौसिखिया चार्ज हो। मुझे बताओ, मुझसे जब आप मेरे पास आ रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो बच्चों। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, किस पे लगा रहा हूं फोर्स, पर यूनिट चार्ज पे।
तो आप पर ही तो फोर्स लगा रहा हूं बच्चों, आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूं। तो F अपॉन क्यू, तो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यही क्या आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड करेगी। जितना अच्छा मैं पढ़ा जाऊंगा उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे बच्चों। तो क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और बार रिवाइज करें, इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशन के तौर पे, तो बच्चों उसको भी बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। बच्चों एक बार मैं ये देख लूं कैमरा चल रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो बच्चों आपको पता है ये मैं हूं सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, सोर्स चार्ज, मतलब चार्ज का भंडार। आपको क्या है, मैंने यहां पर 9 से किया चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। बच्चों ये कौन है, आप, टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप सीखने की नीयत से आ रहे हो बच्चों। तो आप हमेशा क्या होगा, आपका जो मैग्नीट्यूड होगा ना बच्चों, वो हमेशा स्मॉल होगा, और हमेशा जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखना, जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हर एक आपका भला नहीं चाहता है बच्चों, ये मैं आपको गारंटेड दूं। हर एक कोई आपका भला नहीं चाहता है, लेकिन आपका कोई बुरा भी चाह सकता है, कोई भला। लेकिन एक चीज बताओ, आप अपना कभी बुरा चाहोगे? तो ये टेस्ट चार्ज आप हो, ये सोर्स चार्ज मैं हूं बच्चों। मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूं, नेगेटिव भी हो सकता हूं, या जिससे आप पढ़ रहे हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन जो इसका ये 9 से किया चार्ज है, ये सीखने की उससे आ रहा है, और लेकिन हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से आ रहा है। तो बच्चों ये एक 8 डिस्टेंस दूरी पर है। तो ये कितना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस सिंगल पॉइंट चार्ज पे? तो आप जानते हो बच्चों ई क्या होता है, F अपॉन क्यू होता है बच्चों। आपको पता है ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तो इस पे क्या हो जाएगा, कूलम्बिक फोर्स। तो F क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ अपॉन में क्यू है बच्चों, क्यू से क्यू गया, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट आपका रहा नहीं। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आप पेपर में लिख के आओगे। कहने का मतलब है टीचर पे चीज डिपेंड करेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने भी सिद्ध कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, क्यू से क्यू हट गया। आप पॉजिटिव अप्रोच से थे, लेकिन जितना मैं इंप्लीकेट करूंगा आप उतना ही तो सीख पाएंगे। तो इस फॉर्मूले को अपनी डिक्शनरी में डालें बच्चों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर आ सकता है। डन बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करवा दिया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे प्रवेश कर रहे हैं। किस पे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? तो मैं सिंपल कह दूं, ये वो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो क्या करें, किसी चार्ज की होने की बेनिफिशियल, मतलब चार्ज के होने की इंपॉर्टेंस को बताएं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कहने का मतलब है सिंपल, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक मैंने क्या लिया, स्याही ली, स्याही में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को डाल दिया, और उसको मैंने क्या है, एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर छोड़ दिया। ये जहां जहां घूमेगा यही इसकी क्या है, मैंने कह दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसने इमेजिनरी लाइन बना दी। इसको कोई सुध बुद्ध नहीं थी कि मैं कहां जा रहा हूं। ऐसे ही चार्ज को हम क्या करते हैं, जो 9 से किया चार्ज है वो क्या करता है, अपने आसपास एक सराउंडिंग बना लेता है, उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डिफाइन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ऑफिशियल डिफाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन ऑफ कर्व स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व पाथ, वेयर कर्व पाथ का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे सिंपल मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है, ये ऐसे भी दे रहा है, ये ऐसे भी दे रहा है, ये ऐसे भी। तो ये वाली तो चलो ठीक है, अगर यहां पर डायरेक्शन निकालना है तो टेंजेंट बनाने पड़ेंगे बच्चों। तो
तो इसकी एक बार डिफाइन आपको देखनी है, इतना टाइम है नहीं बच्चों। तो अब प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफाइन पे कभी पूछे नहीं गए हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इमर्ज्ड होती हैं, इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमेशा क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये कह रहे हैं गुरुजी, कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलती हैं बाहर की तरफ। तो क्लियर हुआ पहला पॉइंट बच्चों, नोट करें। दूसरा पॉइंट यहीं लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं टर्मिनेट टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये हमेशा टर्मिनेट करती है टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। कभी भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों अंदर आती दिखेंगी, एरो अंदर की साइड हो गया। तो ये टूवर्ड, ये अवे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, 2 पॉइंट जल्दी से नोट करें। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहां पर एक और की चीज आपको बताऊंगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती बच्चों। कहने का मतलब है, मुझे बताओ, अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं, सपोज करो मैं और आप गए दौड़ने, हमको क्या है एक सर्कल में दौड़ना है, ये ए पॉइंट है, तो मुझे बताओ हम दौड़े तो हमने यहीं पर खत्म करना है, तो तभी तो मेरा एक राउंड होगा, तभी तो मैं क्लोज लूप बनाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इमर्ज तो होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव में, तो मुझे बताओ कभी क्लोज लूप बनाएंगी, कभी लौट के आ पाएंगी? नहीं। तो आप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चों, 3 की 3 प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्यों? पॉजिटिव चार्ज हमेशा इमर्ज करता है जबकि वो हमेशा टर्मिनेट करता है। चौथी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर काट देंगी तो बच्चों 2 डायरेक्शन बना देंगी, तो 2 डायरेक्शन कभी पॉसिबल हो नहीं सकते, डू नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर 2 डायरेक्शन हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डू नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 2 डायरेक्शन। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर। पांचवी प्रॉपर्टी बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म क्राउडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always equidistant। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये क्या होगा, इनके बीच में डी 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 डी। और अगला पॉइंट यहीं पर लिखना है, पांचवी के बाद छठवां, जो क्राउडर होती हैं, क्राउडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव हायर डेंसिटी, वहां पर हायर डेंसिटी की मिलती हैं। जैसे मैंने बात कर दी ये, तो यहां पर देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ई ए ई बी, तो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, तो यहां पर क्या मिलेंगी, रेयरर, और यहां पर मिलेगी डेंसर, क्योंकि यहां पर ज्यादा है। क्राउडर मतलब बहुत सारी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो बच्चों 5 प्रॉपर्टी लिखने को आती है, मैंने आपको 6 लिखा दी, कोई दिक्कत बच्चों? अब चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी, 7वीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर निकलती हैं।
अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जो निकलेंगी आउटसाइड सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी बच्चों। इस पॉइंट को लिख लेना बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या हो जाती है? जीरो। यही रीजन है, ये सेकंड चैप्टर में बताऊंगा हालांकि रीजन। क्रिस्टल क्लियर। 7वां पॉइंट भी बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 8वां पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गिवन बाय ड्रॉन टेंजेंट। तो टेंजेंट अगर बनाएंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों, याद रखना उनका जो डायरेक्शन है हमेशा टेंजेंट के थ्रू मिलता है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। ए पॉइंट का ये, बी पॉइंट का ये, सी पॉइंट का ये, क्रिस्टल क्लियर। तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बच्चों क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों आगे। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूं बच्चों, तो एक दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चार्ज के बीच में कहां पर ऐसी लूं जो जीरो हो जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो चार्ज के बीच में प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच में इस आर पे कितने डिस्टेंस पर मैं लूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो ई है, वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम हो जाए। किस इक्विलिब्रियम हो जाए? जीरो। तो बच्चों ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो हम क्या करते हैं एक से डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, तो दूसरे से क्या हो जाएगा? आर माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। तो मुझे बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम हमेशा क्या लिखते हैं? नौ से किया चार्ज। तो मुझे बताओ ये प्लस क्यू, इसको बड़े में लिखता हूं बच्चों, ये भी बड़े में। तो मुझे बताओ ये एफ इसकी वजह से, तो ये रिपेल करेगा, तो एफ इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो ये क्या हो रहा है? 3 पे 1 मार रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, 3 पे 2 मार रहा है। तो बच्चों F31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F32। तो बच्चों इन दोनों को टैकल कर दो, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वजह से K Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इसकी वजह से K Q अपॉन एक्स का स्क्वायर। डन बच्चों, खत्म करो जल्दी से। मुझे बताओ यहां से आपको ये सब खत्म होता नजर आ रहा है? बिल्कुल। मुझे बताओ अब रह क्या गया? K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बीच में ही कटेगा ना, तो ये आर स्क्वायर। मुझे बताओ दोनों साइड स्क्वायर ले लूं तो कोई दिक्कत ना, तो अंडर रूट अगर लिया तो ये बना 1 माइनस आर अप माई एक्स, और ये बचा 1 अपॉन एक्स। तो ये ऊपर ले गया, x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। तो r क्या आ गया? x इधर आ गया तो 2x, तो x क्या हो गया? r/2। तो ये बीचों बीच मिलेंगी बच्चों। यहां पर कहने का मतलब है r/2 बीचों बीच। क्यों? दोनों चार्ज सेम थे। समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ट्राई करना, कुछ नहीं है, फिर मैं कराऊंगा। सपोज करो ई नेट 0 करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, कहां होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आर बताना है कहां होगा। तो बच्चों प्लस क्यू प्लस 4q, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 6 से दोनों का डिस्टेंस जल्दी निकालो। तो बच्चों कैसे करना है फिर से आपको पता है, कहीं पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो बीच में, तो ये q है ये 4q है, तो ये इसके पास में जो छोटा चार्ज होता है कहीं ना कहीं इसके पास में, तो इसको x लिखेंगे, तो इसको 6a माइनस एक्स लिख देंगे बच्चों। डन। इसकी वजह से इस पे रिपेल हो रहा होगा, तो इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, तो 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 2। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब लिख दिया F31 F32, कोई दिक्कत बच्चों? लगाओ फॉर्मूला। K इसकी वजह से 3 1, तो इसकी वजह से तो K Q इसको कैपिटल मान लेता हूं बच्चों, चलो स्मॉल ही चलन दो, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों। यहां पर अगर बात करूं K 4q इंटू Q अपॉन 6a माइनस
एक्स का स्क्वायर बच्चों। ये हो गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया बच्चों, के से के गया, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 1/x² इज इक्वल टू 4/6a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसको यहाँ लिखूंगा अंडर रूट हटा के, तो 1/x इज इक्वल टू 2/6a माइनस एक्स। तो बच्चों अंडर रूट से दोनों साइड अंडर रूट का इनटू कर दिया, तो बच्चों अंडर रूट चढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6a माइनस एक्स। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6a। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/3, 6 वो a निकालना है, x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/3a, तो ये क्या आ गया 2a। तो बच्चों याद रखना 2a आंसर आ गया, ये 2a ये 4a। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये भी मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिया बच्चों। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले बच्चों, फाई पढ़ने से पहले आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी भी बॉडी सरफेस पर अगर हम क्या करें परपेंडिकुलर बाहर की साइड में कुछ भी चीज लगा दें, वो कुछ भी एरो लगा दें, उसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। जैसे सपोज करो ये मेरी 1D बॉडी है स्पेरिकल, सिंपल 1D के लिए ले लेता हूं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्लेट ले ली बच्चों, एक प्लेट ले ली, 2D बॉडी ले ली। अगर मैं आपसे कहूं इसका एरिया वेक्टर, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दो ए, तो इसको भी कहते हैं ए कैप, समझ गए, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है तो ये डायरेक्शन देता है। बच्चों अगर मैं इधर की बात करूं तो इसको भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। जैसे सिंपल बात करूं इस मार्कर की, तो इस पे अगर ये डाल दूं, ये डाल दूं, जैसे मेरी बॉडी ये डाल दिया बच्चों, ये डाल दिया इधर, तो जो भी सरफेस होती है उसी साइड में अगर हम डाल दें तो उसी को कहते हैं कैपने वेक्टर, उसी को कहते हैं एरिया वेक्टर। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो ये तो थी बच्चों 2D की। अगर मैं बात करूं 3D, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या आता है, कैसे क्या चलता है सुन लो बच्चों। तो ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z। तो x एक्सिस की अगर बात करूं बच्चों, तो इसमें हम बोलते हैं आई कैप, इसकी बात करूं जे कैप, इसकी बात करूं के कैप। ये एक्चुअल में बच्चों 90 90 90 होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। तो अभी आए कॉन्सेप्ट आपको जनरेट कराई दिया, अब मैं क्वेश्चन आते कैसे हैं सुन लो बच्चों। तो फ्लक्स कराने के बाद मैं एरिया वेक्टर का यूज लूंगा। तो फ्लक्स होता क्या है बच्चों, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखाता हूं फिर समझाता हूं। फ्लक्स होता है बच्चों E.A, या इसी को लिख सकते हो बच्चों E.S, कहीं पर कुछ मिले कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E.A कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में टूट जाता है। अब आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी, गलत, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहोगे कंफ्यूज कर दिया गुरुजी ने, कुछ नहीं, अभी आऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, जो वेक्टर होता है ना, जिन भी भैयाओं ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा साइड में लूंगा, जिन भी भैयाओं ने वेक्टर पढ़ाए बच्चों क्लास 11th में, वेक्टर दो टाइप के होते हैं एंड में जाके, एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं A.V वेक्टर होता है AB कॉस थीटा, इसको कहते हैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों ये होता है A क्रॉस B, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कहते हैं AB साइन थीटा के साथ n कैप। तो बच्चों याद रखना वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी बच्चों। तो E.A को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, E.A cos थीटा। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों आपको दूंगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। E.A cos थीटा, डायपोल वगैरह रह गया, हालांकि बताऊंगा, दिक्कत नहीं लेनी है, वो डेरिवेशन को एक साथ बताऊंगा ताकि आप डीएम कर सको बच्चों। तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले मैं सिंपल बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपके गुरुजी बारिश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपके गुरुजी वर्षा मान रहे हैं, वर्षा बारिश। दूसरा,
आप टट्टर जानते हो बच्चों, जो घरों में जो ऊपर लगे होते हैं टट्टर, जैसे ये हमारी दीवार है, इसके ऊपर ऐसे टट्टर से देखे होंगे किसी घर में। इस टट्टर को हमारे गुरुजी ले रहे हैं एरिया। तो एरिया क्या मानने हैं हमारे गुरुजी? एरिया को माने टट्टर। टट्टर देख लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। छरेरा बोलते हैं हमारी भाषा में, छरेरा, छरेरा, छरेरा बोलते हैं बच्चों। अगर मैं क्या करूं बच्चों, छरेरा, ये सीधी सी बात। तो अब इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, कैसे ई ए कॉस थीटा आएगा, कैसे ई डॉट ए आएगा। तो बच्चों आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने क्या है, एक रूम है मेरे पास, यहां पर मेरे पास छरेरा है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल रहा हूं 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अगर मेरे पास ये दूसरा रूम है बच्चों, मैं बारिश कर रहा हूं 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। छरेरे का जो ये एरिया है वो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है बच्चों। मुझे बताओ, ये वाला जो कमरा है, ये वाला जो रूम ए है, ये वाला है जो, ये रूम बी है बच्चों। 1 मिनट में देख लेता हूं कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। तो बच्चों 1 घंटा हो गया है, वीडियो चल रही है अच्छे से बिल्कुल। रूम बी, तो बच्चों ए, ये रूम ए है, ये रूम बी है। बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पर ये पानी भरेगा? बिल्कुल भरेगा, बिल्कुल भरेगा। मुझे बताओ बच्चों, 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड वाला ये जो कमरा है वो ज्यादा भरेगा और ये वाला कमरा बहुत देर लगाएगा। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैंने वेरी कराया तो फ्लक्स वेरी हुआ? बिल्कुल। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। पहला पॉइंट डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा थी, छरेरा को दोनों को इक्वल किया, कांस्टेंट कर दिया कि एरिया सेम है, चेंज नहीं करा सकता। ये 4 किलोमीटर पर घंटे से 8 किलोमीटर पर घंटे से, जो रूम है इक्वल लेंथ के हैं, तो रूम एक में जो 8 किलोमीटर पर घंटे वाला है वो जल्दी भरा, ये धीमे भरा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों पहला पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्या क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों? यही कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। दूसरा पॉइंट बच्चों, फिर से इस बार क्या किया गया बच्चों, ये 4 किलोमीटर पर घंटे है और ये भी 4 किलोमीटर पर घंटे है, 4 किलोमीटर पर घंटे। इस बार क्या किया गया बच्चों, इसका एरिया बड़ा लिया और इसका एरिया छोटा लिया। मुझे बताओ, इस बार कमरा इसमें ज्यादा भरेगा, इसमें कम, तो बच्चों एरिया भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है बच्चों। यस, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बच्चों दूसरा पॉइंट भी यहीं लिख लेता हूं। तो फर्स्ट की वजह से आप समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मेरे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से आने चाहिए आपको। दूसरा, फ्लक्स एरिया की वजह से। दूसरा, अगर मैं तीसरे नंबर पर बच्चों बात करूं, तीसरे नंबर पर अगर बच्चों बात करूं मैं किसकी, मुझे बताओ, ये बारिश है 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है, ये भी 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर इस छरेरे को सीधा रहने दिया और ए इक्वल लेंथ के हैं दोनों, एरिया भी इक्वल, एरिया भी इक्वल, ये टिल्ट कर दिया और ये सीधा लगाया। मुझे बताओ, क्या अब भी रूम में कम पानी है? बिल्कुल, यहाँ ज्यादा पानी भरेगा, यहाँ कम। टिल्ट हो गया, आधा पानी तो बह जाएगा। तो बच्चों क्या थीटा भी डिपेंड करता है? बिल्कुल। तो ये कॉस थीटा डिपेंड करता है बच्चों। खत्म कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में अब डालने की जरूरत होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ना बच्चों, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में। तो फ्लक्स क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो बच्चों ड्यू टू 1 2 3 फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। बताने की बच्चों जरूरत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, क्वेश्चन आएगा टैकल कर लोगे आप। क्रिस्टल क्लियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन दे देगा किसी भी 3D, अब सुन लो बच्चों, 3D स्पेयर दे दिया कोई भी 3D, अब यहां पर बोल दिया, ये अच्छे से बनाते, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंबाइन करके ये बोल दिया
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं 2 इंटू 10⁻3। समझ गए? ये x है ये y है, इसका x डिस्टेंस है सारा, x x x। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? अब मुझसे कह रहा है कि टोटल ई नेट बताओ, वो फ्लक्स फाई नेट बताओ, कैसे निकालोगे? तो बच्चों एक चीज सुन लो, फाई नेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है स्फीयर के अंदर 6 सरफेस होंगे, 1 2 एक ये 3 एक ये 4 एक ये ऊपर 5 और एक नीचे 6 फेसेस होंगे। आपको पता है कि 2D स्फीयर होता था, आपको पता है एरिया वेक्टर आपके गुरुजी बता चुके हैं, बिल्कुल। तो एरिया वेक्टर आपके गुरुजी ने जब बताया था तो बताया था सिंपल अगर प्लेट है तो ये एरिया वेक्टर बाहर या ये। अब अगर मैंने क्या किया, अगर ये 3D में मैंने आपको ले लिया तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ ये और ये दोनों ले लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बच्चों याद रखना 3D फिगर में एक ही चीज को चुनता हूं, बाहर वाली को। तो बच्चों बाहर वाली डायरेक्शन वाली को चुन ली जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी। ये कहना चाह रहे हैं पहला वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली ये ए वेक्टर एरिया 1, ये एरिया 2 एरिया 3। तो ऐसा नजर आएगा आपको कहीं ना कहीं, दिखा दूं मैं, थोड़ी सी पसड़ सी हो गई है। ये एरिया A1 की वजह से, ये A2 की वजह से, A3 की वजह से, A4 सारे म्यूचुअल हैं। मुझे बताओ ये A6 की वजह से। अब मैं अगर आपसे कह दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये चारों जो होंगे वो 0 होंगे, तो बच्चों क्यू नेट जो आएगा किसकी वजह से आएगा, तो फ्लक्स ड्यू टू 1, फ्लक्स ड्यू टू 2, फ्लक्स ड्यू टू 3, फ्लक्स ड्यू टू 4, फ्लक्स ड्यू टू 5, फ्लक्स ड्यू टू 6 आएगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ ई ए कॉस, बच्चों पहला 0 होगा, बाकी के ये जो 4 होंगे ये तो बच्चों ये होंगे ई ए कॉस 90। तो 90 तो बच्चों 0 होता है, लास्ट का होगा ई ए कॉस 180। क्यों? क्योंकि ये इधर आउटसाइड लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं। तो बच्चों 2 रह गए, बस 4 हो गए कैंसिल। तो आपने ये उतार लिया होगा बच्चों। अब आपको पता है फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा, तो E1 की वजह से और फ्लक्स 1 की वजह से, फ्लक्स 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, 0 की वैल्यू 1, तो ये ई ए कॉस 180 माइनस, तो ये 0 0 कट के 0 ही आ जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये 0 हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी आपको कॉन्सेप्ट से जनरेट करा दिया बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी आएंगे। गॉस थ्योरम, सबसे पहले गॉस थ्योरम होता क्या है। तो बच्चों गॉस थ्योरम को अगर बात करूं, 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस या क्लोज सरफेस, बिल्कुल। तो कहने का ये मतलब है बच्चों जो फ्लक्स है इज इक्वल टू 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज्ड। यही क्या है, गॉस थ्योरम। आप कह रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हो, आपको पता है बच्चों फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ए। तो खत्म खेल। तो क्या हो गया फॉर्मूला, E डॉट ए इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। ये हो गया फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम क्या हो गया, 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज इनक्लोज्ड पड़ा हुआ है किसी भी क्लोज सरफेस में, उसी को हम कहते हैं गॉस थ्योरम। तो Q/ε0 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्लियर हुआ आपको बच्चों। जैसे अगर मैं क्लोज सरफेस के अंदर इसको रख दूं, ये है, मैंने पूरा लिया और इनके बीच में प्लस क्यू को रख दिया। पूछा जाए आपसे कि क्या, तो याद रखना बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। ये फॉर्मूला नजर आता है। तो मुझे बताओ कितने क्यू है, एक। तो मैं क्या कहूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू 1/ε0 है, क्यू इनक्लोज 1 है। अगर 2 होते तो 2Q, 3 होते 3Q। तो ये केवल और केवल कंडीशन है आपको
एप्लीकेबल होंगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं गॉस थ्योरम पे, हालांकि एप्लीकेशन है, मैं बताऊंगा कि इनके प्रूफ क्या है कूलम्बिक लॉ के डिडक्शन से, अभी बता दूंगा जस्ट इसको खत्म करने के बाद ही। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहां से ये हुआ, अब मैं बात करूं तो क्वेश्चन आते हैं जैसे ये दे दिया, इसमें बोल दिया +2q, बोलो फ्लक्स निकालो। तो कैसे निकालोगे बच्चों, फ्लक्स क्या होता है, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ गया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अगर बच्चों यहाँ पर यही कर दे 3q, तो कितना हो गया बच्चों 2q प्लस 3q 5q। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, डन। अगर क्वेश्चन आ गया बच्चों इसमें डाल दिया डाइपोल, अभी आपको बता दूं -q प्लस q, डाइपोल अभी बताया नहीं है, बताऊंगा बच्चों, वो छूट गया था। तो फ्लक्स क्या होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज, तो प्लस q माइनस q, तो ये 0 हो गया बच्चों, तो फ्लक्स क्या आ गया 0। डन मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, तगड़ा, बिल्कुल। तो ये था। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में बात करें बच्चों, पहले नंबर पर आ जाता है बच्चों गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, द चार्ज spread on uniform infinite long straight wire due to linear charge density the charge spread on a uniform infinite long straight wire। एक long infinite स्ट्रेट वायर पर जो चार्ज बिखरा हुआ है इनफाइनाइट, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जो फाई होगा वो कितना होगा, पहला एप्लीकेशन ये बताता है। तो बच्चों याद रखना, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं सिलेंड्रिकल। मुझे बताओ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं, ये भी निकल रही हैं बच्चों। ये क्या है 90 डिग्री का। अब मुझे बताओ इसके सरफेस कितने हो गए, एक ये बच्चों, आपको पता है एरिया वेक्टर सरफेस पे ही बनता है, ये एक ये बच्चों और एक ये कर्व्ड वाला, तो एक तीसरा। मुझे बताओ बच्चों जो ये होंगी, ये जो एरिया वेक्टर ये A1 बनेगा, ये एरिया वेक्टर 2 बनेगा और एक एरिया वेक्टर 3 बनेगा। मुझे बताओ जो फ्लक्स नेट होगा बच्चों, F नेट होगा, वो F∅1 की वजह से, Φ2 की वजह से, Φ3 की वजह से, तो Φ1 की वजह से हो जाएगा E1 cos 90, दिख रहा होगा आपको ये, और ये 2 की वजह से भी 90, तो ये दोनों तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो फ्लक्स नेट किसकी वजह से बचेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो ये फ्लक्स जो Q नेट है वो किसकी वजह से होगा बच्चों, फ्लक्स 3 से, तो ये क्या हो जाएगा E.A cos 0, इसकी वजह से होगा। अब इसको थोड़ा सा बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह, लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर नेट फ्लक्स। तो बच्चों अगर मैं दोबारा से बात करूं, स्टिल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3, नेट इज इक्वल टू E.A cos 0, 1 2 हो गए 0, ये वाला और ये वाला हो गए 0 90 की वजह से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा E.A, आपको पता है फ्लक्स नेट, फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। अब आपको पता है E.A cos 0, A क्या होता है स्पेयर का, ये क्या होता है 2 पाई RL, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों
2πr_l, यही हो जाएगा। और फ्लक्स नेट क्या होता है, Q/ε0, क्या होता है बच्चों, Q/ε0 ड्यू टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वजह से आपको पता है Q फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज अपॉन ε0। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2πr_l ε0। मैं क्या कर रहा हूं, इंटू ऊपर 2 से, इंटू इंटू नीचे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4πε0RL। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो ये हो गया 2πRL, तो 4πε0RL। तो बच्चों ये आ गया। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों लैम्डा। लैम्डा होता है Q/L। जैसे मैं सिंपल बात करूं, इस पे लीनियर चार्ज पे चार्ज बिखरा दूं एक लीनियर वायर पे, तो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंस, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो 2Q, तो Q/L को क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लैम्डा अपॉन 4πε0R। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो पहला एप्लीकेशन क्रिस्टल क्लियर। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों थोड़े से कॉन्सेप्ट और जनरेट करता हूं आपके। पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हालांकि क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने, जबकि 3 चीज और। तो चार्ज डेंसिटी की, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताता हूं। कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को बताता हूं बच्चों। ये होते हैं 3। पहला होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, सिंपली एक वायर पे चार्ज बिखरा होता है, समझ गए। तो लैम्डा होता है Q/L। ये क्या होता है बच्चों, सिग्मा, एक प्लेट पे चार्ज बिखरा होता है, इसको क्या कहते हैं, Q/A, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू Q लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर बात करूं रो की, ये क्या होता है बच्चों, एक सरफेस पे, पूरे पे स्पेरिकल, इस पे चार्ज बिखरा होता है, Q/V, Q इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये 3 चीज अपने दिमाग में डालो। कुछ है नहीं बच्चों, इसलिए मैंने बताया नहीं था, लेकिन फिर दिमाग में आया कि क्या पता बच्चों को नहीं पता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, एक प्लेन सीट पे, एक प्लेट पे, दूसरा एप्लीकेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन प्लेट ये वाला। तो ये प्लेट की बात कर दी है, खत्म। तो बच्चों ये एक प्लेट पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहां से आपको बताना है इसका एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, क्या आएगी। तो बच्चों यहां पर मैंने बिखरा दिया। अब यहां पर भी गॉसियन सरफेस मानना है आपको, और गॉसियन सरफेस यहां पर भी सिलेंड्रिकल मानना है बच्चों। क्लियर। अब मुझे बताओ ये है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी, इधर से ये निकलेंगी। मुझे बताओ बच्चों इसके भी 3 सरफेस, एक ये कर्व सरफेस 1, ये 2, ये 3। अब इस बार ये जो 1 वाला है ये 0, तो फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू 1, फ्लक्स ड्यू टू 2, फ्लक्स ड्यू टू 3। तो बच्चों फ्लक्स 1 की वजह से तो क्या हो जाएगा, E1 cos 0 बच्चों, E1 cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0, ये दोनों हो जाएंगे एक, दोनों। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा E1 cos 0, E1 cos 0। तो ये 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 2EA। तो फ्लक्स हो गया 2EA। तो बच्चों फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA।
फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन A, क्योंकि एरिया वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A। तो एफ ई क्या हो जाएगा बच्चों Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, 2 एप्सिलॉन नॉट A। डन बच्चों। तो E क्या हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। बच्चों यहां से क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों Q अपॉन A को क्या लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा भी हमने एप्लीकेशन प्रूफ कर दिया बच्चों, दूसरा भी एप्लीकेशन आपके गुरुजी ने आपके समक्ष रख दिया। अब क्वेश्चन आता है बच्चों इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कल मिले शायद। दो प्लेट दे दिए, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। इसमें बोल दिया है कि A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो मुझे बताओ इसकी वजह से इस पे बाहर, क्योंकि नौसिखिया चार्ज होता है, इसकी वजह से भी बाहर। तो ये आउटसाइड में क्या होगा आपको पता है E क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है A की वजह से, दूसरे की भी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब जोड़ूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा E नेट। तो बाहर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो यही होगा दोनों की वजह से आउटसाइड। तो ये भी क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। अगर बीच की बात करूंगा इसकी वजह से रिपेल, इसकी वजह से रिपेल, जीरो। तो E नेट क्या हो जाएगा जीरो। डन बच्चों। अपोजिट चार्ज, इसी को कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, हो गया ये भी 2 सेकंड का कॉन्सेप्ट था। एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। बच्चों अब A B C, बच्चों A पॉइंट की अगर बात करूं यहां पर, तो इसकी वजह से अट्रैक्ट, इसकी वजह से रिपेल। तो E1 E2 बच्चों यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा जीरो। यहां पर भी जीरो, यहां पर लेकिन बच्चों इसकी वजह से रिपेल, इसकी वजह से अट्रैक्ट। तो ई नेट क्या आ जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। डन बच्चों। तो ये था हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। स्पेरिकल वाला कटवा दिया है बच्चों, पैनिक ना करना, वो है नहीं, 3 एप्लीकेशन थे, नहीं तो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ याद रखना। अब मैं आ जाता हूं बच्चों इस चैप्टर में जो डेरिवेशंस है, उससे पहले थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट के बारे में बता देता हूं। बच्चों डाइपोल होता क्या है, तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब है बच्चों, अगर मैंने क्या लिख दिया माइनस क्यू, ये क्या लिख दिया प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेट कर दिया 2l डिस्टेंस, ये l ये l। दूसरा मैंने लिख दिया माइनस क्यू प्लस 2q, इनके बीच में 2l डिस्टेंस। अब मैं आपसे कह रहा हूं डाइपोल मूवमेंट, याद रखना बच्चों, क्या ये डाइपोल मूवमेंट है, आपने कह दिया यस। क्या ये डाइपोल मूवमेंट है, आपने कह दिया यस, किसके भी आप पे कि माइनस प्लस, लेकिन मैं कहूंगा ये डाइपोल मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, याद रखना डाइपोल मूवमेंट की जो डिफाइन होती है वो ये होती है, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ये माइनस क्यू ये प्लस 2q ना। तो डिफाइन क्या है डाइपोल मूवमेंट की, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, the magnitude of either charge and finite distance between them। समझ गए बच्चों, बिल्कुल। तो अगर ये माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू होगा बच्चों 2l। अगर बच्चों ये माइनस 3q होगा तो ये भी प्लस 3q होगा इंटू l 2l। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं p से। तो p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2l। बच्चों याद रखना ये मॉड लग जाता है यहाँ पर। डन बच्चों, p इज इक्वल टू q इंटू 2l, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन याद रखना बच्चों, पूछा जाता है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो डाइपोल होता है बच्चों खत्म। अब डाइपोल के
दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना। तो ड्यू टू डाइपोल चार्ज की वजह से, तो बच्चों याद रखना, डेरिवेशन की अगर बात करूं तो डाइपोल की वजह से पहला डेरिवेशन लिखा रहा हूं, जो आपको क्या है ये करने अपने आप, अब रहे कुछ नहीं गया इस चैप्टर में, आपको क्या क्या करना है। डेरिवेशंस, पहला डेरिवेशन कूलम्बिक लॉ, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। दूसरा डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट पे। तीसरा डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। चौथा टॉर्क प्रोड्यूस पीई साइन थीटा वाला। ये चार। और गॉस थ्योरम के दोनों एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम की हालांकि मैंने करा दी है फॉर्मूले समेत, गॉस थ्योरम के दोनों एप्लीकेशन के तो ये 6 जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के, दोनों एप्लीकेशन 6 के 6 डेरिवेशन मुझे चाहिए बच्चों 100%। अगर जिन भी भैयाओं के नहीं लिखे हैं या कुछ भी है, मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों ये था पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इसको आप करें, फिर मैं आपका दूसरा कैपेसिटेंस आज के दिन के खत्म 12 बजे तक रात के मैं आपको डाल चुका हूँ सारे तीनों चैप्टरों के। तो ये था पहला चैप्टर बच्चों, धन्यवाद।